बेटा अब रूम में जाओ, रूम में जाओ बेटा। हाँ बेटा स्टार्ट करते हैं। कल एक क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे बेटा इसमें करंट मुझे याद नहीं, करंट कैसे दिया था मैंने, किसमें करंट ऐसे देता हूँ, यहाँ पे P रखता हूँ, यहाँ पे Q रखता हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B जो टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, जो टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। तो इसके अंदर EMF कितना आएगा, इसके अंदर EMF कितना आएगा फ्रॉम फैराडेज लॉ, EMF आएगा माइनस d∅/dt। तो फैराडेज लॉ एक्चुअली क्या है, तो अभी तक हम EMF का मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे और डायरेक्शन निकाल रहे थे लेंज लॉ से, बट EMF की डायरेक्शन फैराडे लॉ से भी निकलती है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसे आएगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। तो हम फील्ड को भी ऐसे लेते हैं, फील्ड को भी ऐसे लेते हैं, फ्लक्स को पॉजिटिव बना देते हैं, फ्लक्स को पॉजिटिव बना देते हैं। तो सॉरी ये करंट बेटा इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। बाबा आप प्लीज़ रूम में जाओ, आप प्लीज़ रूम में जाओ, बेटा बैठ जाओ। बेटा बस हाँ, तो इसमें फील्ड ऐसे है, इसमें फील्ड ऐसे है, इसमें भी कोई भी करंट नहीं जा रहा है, इसमें भी कोई भी करंट नहीं जा रहा है। तो हम देखेंगे EMF की डायरेक्शन कैसे आएगी। फील्ड इस डायरेक्शन में, फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एक काम करते हैं बेटा इसको लिखते हैं माइनस L/di/dt। तो हमने डिस्कस किया था सेल्फ फ्लक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, सेल्फ फ्लक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अच्छा इसमें करंट की डायरेक्शन भी लेते हैं, इसमें करंट खुद से फ्लो कर रहा है, इसमें करंट खुद से फ्लो कर रहा है, इसमें करंट खुद से फ्लो कर रहा है। बेटा शायद मैंने क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन दोबारा से लिख देता हूँ बेटा, वो कुछ गड़बड़ याद नहीं रहा मुझे, क्वेश्चन क्या दिया था। हाँ बेटा हमने सेल्फ फ्लक्स निकालते हैं, मैं म्यूचुअल निकाल रहा हूँ, ये मैं गलती से म्यूचुअल निकाल रहा हूँ। हमने म्यूचुअल EMF भी देखा नहीं है, सेल्फ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू self EMF and potential difference due to self EMF. तो let I be the current in shown loop which is increasing विद टाइम। तो लूप बनाई थी इतनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद एक फॉर्मूला लिखेंगे, इसके बाद एक फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें करंट I इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे Q लिखा था, यहाँ पे P लिखा था। तो इस करंट की वजह से जो फील्ड आएगी इस तरह से आएगी, इस करंट की वजह से जो फील्ड आएगी, दिस फील्ड इज बिकॉज ऑफ I, ये फील्ड क्या है तो सेल्फ EMF है, इसमें करंट जा रहा है जो इंक्रीज कर रहा है, इसकी वजह से फील्ड इस तरह से आएगी अंदर और ये फील्ड बढ़ेगी और ये फील्ड बढ़ेगी। अब ये फील्ड बढ़ेगी तो बेटा EMF ऐसे जनरेट होगी, EMF ऐसे जनरेट होगी। तो यहाँ पे जो EMF जनरेट होगी वो ऐसे होगी, EMF जनरेट होगी ऐसे होगी। तो आप देख सकते हो इसको हम फैराडे लॉ से भी निकाल सकते हैं, कैसे वो हमने देखा है, फैराडे लॉ से भी निकाल सकते हैं कैसे, बट हम लेंज लॉ लगाते हैं तो करंट इंक्रीज कर रहा है, EMF करंट को डिक्रीज करेगी। EMF अगर करंट को डिक्रीज करेगी, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे होगी, ये हायर पोटेंशियल पे आएगा और ये लोअर पोटेंशियल पे आएगा, ये हायर पोटेंशियल पे आएगा और ये लोअर पोटेंशियल पे आएगा। तो एक बार देखते हैं, यहाँ पे मैं VP माइनस VQ लिखता हूँ, VP माइनस VQ, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट लिख रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है, Q to P, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है Q to P। तो ये देखते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ L di/dt विद ए नेगेटिव साइन, L di/dt विद ए नेगेटिव साइन। मैं क्या कर रहा हूँ, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है VP माइनस VQ, तो EMF ऐसे है, EMF ऐसे है। तो यहाँ पे इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा, ये करंट ऐसे जा रहा है
ये करंट इस तरह से जा रहा है, ईएमएफ इस डायरेक्शन में, तो क्यू हाई पोटेंशियल पे आएगा और ये लो पोटेंशियल पे आएगा। क्यू हाई पोटेंशियल पे आएगा और ये किस पे आएगा, लो पोटेंशियल पे। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही होगा। क्यों, आई टाइम के साथ इंक्रीज करता लिया है, आई टाइम के साथ हमने इंक्रीज करता लिया है, तो ईएमएफ की ये डायरेक्शन आएगी, ये हाई पोटेंशियल पे आएगा, ये लो पोटेंशियल पे आएगा। तो वी क्यू माइनस वी पी पॉजिटिव आएगा और ये आएगा नेगेटिव और ये आएगा नेगेटिव। तो आई टाइम के साथ इंक्रीज कर रहे हैं, डी पॉजिटिव है तो माइनस लगा के ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा वी पी माइनस वी क्यू, एल डी बाई डी टी आएगा, वी पी माइनस वी क्यू, एल डी बाई डी टी आएगा या माइनस एल डी बाई डी टी आएगा। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी पी माइनस वी क्यू, एल डी बाई डी टी आएगा और वी क्यू माइनस वी पी कितना आएगा, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ईएमएफ आएगी इस डायरेक्शन में, ईएमएफ आएगी इस डायरेक्शन में। क्यू का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, पी का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है, वी पी माइनस वी क्यू। बेटा कितना आएगा, एल डी आई बाई डी टी। तो क्यू हाई पोटेंशियल पे होगा और पी लो पोटेंशियल पे होगा, तो करंट इंक्रीज कर रहा है। अब देखो, अगर करंट इसी डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा होता, अगर करंट इसी डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा होता, अगर करंट इसी डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा होता, तो ईएमएफ कैसे आती, तो ईएमएफ आती ऐसे, तो पी हाई पोटेंशियल पे हो जाता और क्यू लो पोटेंशियल पे हो जाता, तो ये नेगेटिव आ जाता। आई टाइम से डिक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, एक इंडक्टर पे अगर करंट चेंज करता है उसका पीडी और ईएमएफ किस सेंस में आएगा, पीडी और ईएमएफ किस सेंस में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं EMF and PD in an isolated इंडक्टर। अब मैं एक इंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि सोलनॉइड की तरह है, जो कि सोलनॉइड की तरह है। इसमें प्रॉब्लम एक आएगी जो मैं भी डिस्कस करता हूँ, इसमें प्रॉब्लम एक आएगी, इसमें करंट आई है, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। अभी एक बार डिस्कस करना बाकी रह गया है, हम लूप के फ्लक्स ऐड क्यों करते हैं, वो इसके बाद आएंगे। एक बार कल के डिस्कस करने बच गए, लूप के फ्लक्स ऐड क्यों करते हैं उस पर हम अभी आएंगे। तो यहाँ पे करंट ऐसे दे रहा हूँ, तो ये करंट या तो ऐसे घूम के जाएगा या ऐसे घूम के जाएगा। अब मेरी बात देखना, करंट जब जा रहा है, करंट जब जा रहा है यहाँ से यहाँ तक सीधा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक सीधा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा तो ऐसे घूमेगा। अगर ऐसे घूमेगा तो फ्लक्स एक डायरेक्शन में आएगी, अगर उल्टा घूमेगा तो फ्लक्स की डायरेक्शन बदल जाती है। तो यहाँ पे जब भी सोलनॉइड टाइप इंडक्टर है, इसमें करंट अगर ऐसे घूमेगा, करंट अगर ऐसे घूमेगा तो फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, करंट अगर ऐसे घूमेगा तो फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, बट हमें उससे ध्यान नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, करंट की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, करंट की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे लेते हैं इफ आई इज इंक्रीजिंग, इफ आई इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे लेते हैं लेट करंट आई इंक्रीज विथ टाइम। तो इसमें करंट आई अगर इंक्रीज कर रहा है तो बेटा यहाँ पे ईएमएफ किस सेंस में होगा, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये करंट की डिस्प्लेसमेंट है, करंट एक्चुअली में कैसे जा रहा है तो ईएमएफ भी कैसे जनरेट होगी, ऐसे होगी। ये ईएमएफ की टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ये इफेक्टिव ईएमएफ है, ध्यान रखिएगा। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, करंट ऐसे घूम के जाए या ऐसे घूम के जाए, करंट की इफेक्टिव शेप ऐसे आएगी। करंट अगर ऐसे जाएगा तो ईएमएफ उल्टा होगा क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है। तो करंट अगर इफेक्टिवली इस तरह से शिफ्ट कर रहा है तो ईएमएफ इस तरह से आएगी, क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है, ईएमएफ उसको अपोज करेगी, ईएमएफ उसको अपोज करेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ईएमएफ कितना आएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। हमने शुरू से डिस्कस किया है ईएमएफ और पीडी दोनों की फोर्सेस ऑपोजिट होती हैं, ईएमएफ और पीडी दोनों की फोर्सेस ऑपोजिट होती हैं। तो इसमें करंट जा रहा है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, इसमें करंट जा रहा है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है। अगर ईएमएफ इस तरह से है
तो अगर आई इंक्रीज कर रहा है, ईएमएफ इस तरह से, ये हाई पोटेंशियल पे आएगा, ये लोअर पोटेंशियल पे आएगा, तो सब दिखाई दे रहा है ईएमएफ इस तरह से है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Vp माइनस VQ, ये आएगा L di/dt। एकदम से ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस L di/dt है और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला L di/dt है। तो करंट अगर इस तरह से जा रहा है, करंट अगर इस तरह से जा रहा है, इसमें करंट अगर इस तरह से जा रहा है और करंट इंक्रीज कर रहा है, तो ईएमएफ इस साइड में आएगी, ईएमएफ इस डायरेक्शन में आएगी, हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो Vp माइनस VQ पॉजिटिव होगा। तो आई टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, आई टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो L di/dt हो जाएगा। अगर आई टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो ईएमएफ ऐसे हो जाएगी, ये हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा और ये लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को लिख देते हैं, यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, ये कोई भी एक इंडक्टर है, ये कोई भी एक इंडक्टर है बेटा, ये कोई भी एक इंडक्टर है, इसमें करंट आई जा रहा है, ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड क्यों लिखा है? इसमें जो भी फ्लक्स है अपनी वजह से, किसी दूसरे की वजह से नहीं है, तो ये सेल्फ फ्लक्स है। तो यहाँ पे ये इंडक्टेंस L, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, तो Vp माइनस VQ कितना आएगा? L di/dt। आई अगर टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो कई जगह ये फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस L di/dt होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इसके में ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ईएमएफ का तो मैग्नीट्यूड और सेंस निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कितना आएगा? L di/dt। L क्या है? इसकी सेल्फ इंडक्टेंस। L क्या है? इसकी सेल्फ इंडक्टेंस। ऐसे क्यों लिखा हुआ है? ऐसे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि रेजिस्टेंस जब भी हम ऐसे लेते हैं, कैपेसिटेंस जब भी हम ऐसे लेते हैं, इसमें करंट आई ऐसे फ्लो करता है, इसमें चार्ज ऐसे फ्लो करता है, ये लेते हैं इंडक्टर, इसमें करंट ऐसे आई फ्लो करता है। हम ये पोटेंशियल माइनस ये लिखते हैं, ये माइनस ये लिखते हैं, ये माइनस ये लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस किस डायरेक्शन में जाना चाहिए ले रहे हैं? जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। बेटा इसके बाद देखते हैं ये हम लूप में फ्लक्स ऐड या माइनस क्यों करते हैं? लूप में फ्लक्स ऐड या माइनस क्यों करते हैं? लूप में फ्लक्स ऐड या माइनस क्यों करते हैं? अब उसका रीजन देख लेते हैं। अब उसका रीजन हम देख लेते हैं। ये सिंगल लूप है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इस पूरे में ईएमएफ जनरेट होगी इतनी, इस पूरे में ईएमएफ जनरेट होगी इतनी। एक और लूप रख रखी है, एक और लूप रख रखी है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड भी है जो इंक्रीज कर रही है, इसमें भी ईएमएफ ऐसे आएगी, इसमें भी ईएमएफ ऐसे आएगी, दोनों में ईएमएफ जनरेट होगी। ध्यान रखना ये एक सिंगल लूप है, सिंगल टर्न की लूप है। इसमें फील्ड ऐसे इंक्रीज कर रही है तो इसमें ईएमएफ ऐसे जनरेट होगी, इसमें फील्ड ऐसे इंक्रीज कर रही है, इसमें ईएमएफ ऐसे जनरेट होगी। अब एक टू लूप सर्किट बनाते हैं, अब एक टू लूप सर्किट बनाते हैं। अब मैं एक टू लूप बनाता हूँ, इसमें कितनी लूप है? 2। तो बेटा पहले टर्न भी ऐसे आएगा, दूसरा टर्न भी ऐसे आएगा। तो इसमें अगर फील्ड ऐसे है, मैं दूसरा से करके दिखाऊंगा, मैं दूसरा से करके दिखाऊंगा। अगर इसमें फील्ड ऐसे इंक्रीज कर रही है तो पहले टर्न में भी ईएमएफ इस सेंस में आएगी, दूसरे में भी ईएमएफ इस सेंस में आएगी, दोनों में ईएमएफ ऐड हो जाएगी, दोनों में ईएमएफ ऐड हो जाएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास एक सोलेनॉइड है, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास एक सोलेनॉइड है, यहाँ पे एक टर्न है, यहाँ पे एक टर्न है, ये है दूसरा टर्न, ये है दूसरा टर्न, ये है तीसरा टर्न, ये है चौथा टर्न। यहाँ पे फील्ड बी यूनिफॉर्म है, यहाँ पे फील्ड बी यूनिफॉर्म है। तो यहाँ से करंट डाल रहा हूँ, तो ये एक लूप है, ये एक लूप है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है, तो फील्ड ऐसे बढ़ रही है। तो यहाँ पे फील्ड ऐसे बढ़ रही है, फील्ड ऐसे बढ़ रही है, तो ईएमएफ आएगा किस सेंस में? ईएमएफ आएगा करंट के उल्टा, ईएमएफ आएगा करंट के उल्टा। तो यहाँ पे ईएमएफ इस सेंस में आएगा, यहाँ पे भी ईएमएफ उस सेंस में आएगा, यहाँ पे भी ईएमएफ उस सेंस में आएगा, तो हर एक में ईएमएफ हो जाएगी। तो वो ईएमएफ सारे लूप्स में करंट के ऑपोजिट रहेगी। तो नेट ईएमएफ कितनी हो जाएगी? पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी। अब ईएमएफ क्या होता है? नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो बेटा अगर ईएमएफ ऐड होगी तो कैसे ऐड होगी? फ्लक्स ने ऐड होना है, फ्लक्स ने ऐड होना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अब ध्यान से लिखना शुरू करते हैं। फ्लक्स इन लूप ऑफ n टर्न्स, फ्लक्स इन लूप ऑफ n टर्न्स। तो एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे फील्ड b है तो एक टर्न की लूप है, तो फ्लक्स आएगा b डॉट a। अगर ये 2 टर्न की लूप बना देता हूँ, 2 टर्न की लूप बना देता हूँ, फ्लक्स हो जाएगा ट्वाइस। 3 टर्न की लूप बनाता हूँ, फ्लक्स हो जाएगा थ्राइस। अब ऐसे करके लूप कैसे बनाते हैं बेटा? ऐसे करके अगर लूप ऐसे करना शुरू करूँ तो पहले टर्न, दूसरे टर्न, तीसरे टर्न सबका एरिया बदल जाएगा, सबका एरिया बदल जाएगा। बट अगर मैं ऐसे करना शुरू करूँ
बेटे बहुत कम टर्न्स दिए, बहुत कम टर्न्स दिए, इनर रेडियस और आउटर रेडियस सेम है, सबका एरिया सेम है, सबका एरिया सेम है। तो इस तरह से अगर लूप बनाऊंगा तो बनेगा स्पाइरल, इस तरह से लूप बनाऊंगा तो बनेगी सोलेनॉइड, इस तरह से लूप बनाऊंगा बनेगी सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बनाऊंगा तो सबका एरिया सेम आएगा, अगर स्पाइरल बनाऊंगा तो सबका एरिया अलग अलग आएगा। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इन लूप 1 फ्लक्स इन लूप 2 प्लस फ्लक्स इन लूप 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इन एंड टर्न कॉइल। तो बेटा टर्न्स जब भी करेंगे सब में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगी सेम सेंस में आएगी, तो सारी ईएमएफ ऐड होगी, तो कितना आएगा -L। तो बेटा कितना आएगा, नेट ईएमएफ कितनी आ जाएगी, माइनस d∅1/dt पहले लूप में ईएमएफ प्लस दूसरी लूप में ईएमएफ प्लस तीसरी लूप में ईएमएफ प्लस nth लूप में ईएमएफ, nth लूप में ईएमएफ बस nth लूप में इसको लेके मैं ये तंग कर ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ईएमएफ इतनी आएगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस d/dt ऑफ फ्लक्स इन फर्स्ट लूप प्लस फ्लक्स इन सेकेंड लूप प्लस फ्लक्स इन nth लूप। तो इसका मतलब नेट फ्लक्स इन कॉइल इज इक्वल टू फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल प्लस फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल प्लस फ्लक्स इन nth कॉइल। तो सेल्फ फ्लक्स पे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, तो इसका मतलब क्लियर हो गया। सोलेनॉइड में जो हमने नेट फ्लक्स लिया था, पहली लूप का प्लस दूसरी लूप का प्लस तीसरी लूप का प्लस चौथी लूप का, फॉर्चुनेटली वहाँ पे हर लूप में फ्लक्स सेम था। अभी कब केस देखते हैं जहाँ पे हर लूप में फ्लक्स थोड़ा अलग अलग है। तो बेटा ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह नहीं है, तो फ्लक्स ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि ईएमएफ ऐड होता है। ये कंसेप्ट फैराडे लॉ से आया है, इससे फैराडे लॉ नहीं बने, क्योंकि एक लूप रखोगे उसमें ईएमएफ जनरेट होगी, दो लूप रखोगे उसमें ईएमएफ जनरेट होगी, अगर दोनों को अटैच कर दोगे तो दोनों की ईएमएफ ऐड हो जाएगी। तो फ्लक्स ऐड करना या माइनस करना है किस पे डिपेंड करोगे, दोनों फ्लक्स ऐड हो रहे हैं या दोनों फ्लक्स माइनस हो रहे हैं, तो उस हिसाब से देख के फ्लक्स को ऐड करना है। यहाँ पे एक बात देखते हैं, बेटा छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं। देयर इज ए tightly bound स्पाइरल। तो जो मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ वो म्यूचुअल है, वो सेल्फ नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब मैं जो निकाल रहा हूँ, क्योंकि करंट कैरिंग रिंग की वजह से फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती, देयर इज ए टाइटली बाउंड स्पाइरल ऑफ n turns with inner radius A and outer radius B. There is a uniform magnetic field. B is equal to B naught T perpendicular to plane of spiral, तो ये इस तरह का स्पाइरल है, टाइटली बाउंड है, ये इस तरह का स्पाइरल है, टाइटली बाउंड है, ये इस तरह का स्पाइरल है, टाइटली बाउंड है। बट मैं स्पाइरल इस तरह से नहीं बना रहा, मैं इस तरह से बना रहा हूँ। तो बेटा ये स्पाइरल इस तरह से टाइटली बाउंड है, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी है, ये इनके बीच में गैप नहीं है।
तो ड्रॉ करना मुश्किल है, तो मैं इसको ड्रॉ इस तरह से कर दे रहा हूँ। ये इनर टर्न है और ये आउटर टर्न है। यहाँ पे इसके सारे टर्न्स हैं, यहाँ पे इसके सारे टर्न्स हैं। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट टी। इसका इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। इसमें एन टर्न्स है, इसमें एन टर्न्स है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले टर्न में फील्ड बढ़ रही है, पहले टर्न में ये फील्ड बढ़ रही है, तो ईएमएफ कैसे आएगा? इस सेंस में आएगा। तो पहले टर्न में ईएमएफ इस सेंस में आएगा। तो पहले टर्न लेते हैं, इसमें ईएमएफ किस सेंस में आएगा? इसमें ईएमएफ आएगा इस सेंस में, इसमें ईएमएफ इस सेंस में आएगा। फिर दूसरा टर्न लेते हैं, फिर दूसरा टर्न लेते हैं, इसमें भी देखते हैं ईएमएफ इस सेंस में आएगा। फिर तीसरा टर्न लेते हैं, सब में ईएमएफ एक ही सेंस में आएगा, बट सबका एरिया सेम नहीं है, सब में फ्लक्स सेम नहीं है। तो यहाँ पे फ्लक्स ऐड होंगे। एन टाइम्स कब होगा? जब सब में फ्लक्स बराबर होंगे। तो सबके फ्लक्स ऐड करने हैं, अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो बराबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये पहला टर्न हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसमें ईएमएफ किस सेंस में आएगी? इस सेंस में। ये हो गया दूसरा टर्न यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी ईएमएफ किस सेंस में आएगी? तो सबकी ईएमएफ ऐड कर रही है, सबकी ईएमएफ ऐड कर रही है। ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। सबकी ईएमएफ ऐड कर रही है, तो नेट ईएमएफ कितना आएगा? सबका ईएमएफ ऐड होगा। तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना है? यहाँ पे अपन को क्या निकालना है? फाइंड नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इन स्पाइरल एंड induced EMF and induced EMF। तो बेटा इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। बेटा जिस दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस दिन आप लोग देख नहीं रहे हो। कोई 2 दिन बाद देखता है, कोई 3 बार देखता है, कोई 4 दिन बाद देखता है। तो बेटा यहाँ पे काम करते हैं, ये एक टर्न लेते हैं, इसका रेडियस x, एक टर्न लेते हैं, इसका रेडियस x। तो इसमें जो फ्लक्स आएगा, इसमें जो फ्लक्स आएगा, इसमें जो फ्लक्स आएगा वो होगा v2 पाई r स्क्वायर। ऐसे करके फर्स्ट में फ्लक्स प्लस दूसरे में फ्लक्स प्लस तीसरे में फ्लक्स। तो यहाँ पे जो सर्कल्स हैं ये कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो मैं काम करता हूँ, एक रीजन लेता हूँ, ये x और ये x प्लस dx। इसके अंदर जितने भी टर्न्स आएंगे मैं सबका रेडियस सेम मान सकता हूँ। इसके अंदर जितने भी टर्न्स आएंगे मैं सबका रेडियस सेम मान सकता हूँ। तो इसमें टर्न्स कितने आएंगे? इसमें टर्न्स कितने आएंगे? तो बेटा यहाँ पे n टर्न्स है, तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? n बाई बी माइनस सी। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? n बाई बी माइनस सी। तो इतने रीजन में टर्न्स कितने हो जाएंगे? इतने रीजन में टर्न्स कितने हो जाएंगे? n इंटू डी एक्स, n इंटू डी एक्स। इसमें सारे टर्न्स, सारे सर्कल्स, सारे लूप्स का रेडियस सेम मान सकते हैं, क्योंकि रेडियस कहाँ से कहाँ तक चेंज करेगा? x प्लस डी एक्स, ज़्यादा चेंज नहीं है। तो सब में फ्लक्स सेम आएगा, सब में फ्लक्स सेम आएगा, तो सबका फ्लक्स ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक में फ्लक्स कितना आएगा? b इंटू पाई एक्स स्क्वायर, b इंटू पाई एक्स स्क्वायर। ये आएगा उसमें फ्लक्स, ये आएगा एक में फ्लक्स, इतने पूरे में फ्लक्स कितना हो जाएगा? इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो पूरा फ्लक्स कितना आ जाएगा? पूरा फ्लक्स कितना आ जाएगा? इंटीग्रेट करेंगे a टू b, b पाई एक्स स्क्वायर एंड इंटू डी एक्स। ध्यान रखना ये फिर यूनिफॉर्म है पर टाइम करेंगे, तो इंटीग्रेट टाइम के साथ नहीं कर रहे, इंटीग्रेट स्पेस के साथ कर रहे हैं। तो टाइम को इंटीग्रेट नहीं करना है, क्योंकि एक समय पे निकाल रहे हैं, किसी एक समय पे फ्लक्स निकाल रहे हैं, इस बात पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा? बी नॉट टी एन पाई, बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। तो कितना हो जाएगा? बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। तो बेटा ईएमएफ कितनी आ जाएगी? ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? जब भी ईएमएफ का मैग्नीट्यूड देना है तो ये कितना आ जाएगा? बी नॉट एन
पाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। तो बेटा यहाँ पे आंसर कुछ और तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स n दिए थे, n इंटू बी वन से कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू दिस लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी नॉट इंटू एन पाई बेटा बी माइनस ए इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी बाई 3, इतना आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू विड्थ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इंटू विड्थ, नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखिएगा, यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखिएगा बेटा, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ इंडक्टर्स पे, फंडामेंटल इंडक्टर पे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अभी तक तो ये सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिलेटेड चीज़ें, फ्लक्स ऐड करना, बस यहाँ पे हमने देखा है दो लूप होगी तो फ्लक्स को ऐड करना है या माइनस करना है, लेंस लॉ बताएगा। तो बेटा अब इंडक्टर क्या है, अब मैं इंडक्टर की डेफिनेशन दी, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन दी हुई थी, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन दी थी। इंडक्टर क्या है, जिसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो इंडक्टर है, जिस चीज में भी ईएमएफ इंड्यूस हो वो इंडक्टर है। एनीथिंग इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिकॉज चेंज ऑफ फ्लक्स इज एन इंडक्टर। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो उसको इंडक्टर बोलते हैं, मोशन की वजह से इंडक्टर नहीं बोलते हैं। इंडक्टर्स तो वहाँ पे भी है बट उसको बोलते नहीं है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है टाइम के साथ, ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसको बोलते हैं इंडक्टर। अगर खुद के फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई है तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अगर दूसरे की वजह से हुई है उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर सबकी वजह से हुई है उसे बोलते हैं टोटल इंडक्टेंस या इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, अगर उसमें फ्लक्स चेंज कर रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो उसको इंडक्टर बोलते हैं। इंडक्टर पूरी टर्म है। अगर अपने फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। अगर सिर्फ दूसरे की वजह से हो रही है उसको म्यूचुअल बोलते हैं। सारे फ्लक्स की वजह से हो रही है उसको इंडक्टेंस बोलते हैं, उसको इंडक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, देयर इज एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L, self inductance L is equal to 5 हेनरी। बेटा इसकी यूनिट हेनरीज में होती है, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरीज में होती है। एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms and a resistance of 10 ohms। तो बेटा ये क्या रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 10 ohms की, ये इंडक्टेंस है रेजिस्टेंस है 10 ohms की, और ये है 5 हेनरी का। इसमें एक करंट जा रहा है, इसमें एक करंट जा रहा है 2 amps, इसमें करंट जा रहा है 2 amps किसी भी टाइम पे। ये पॉइंट ए और ये बी, ये पॉइंट ए और ये बी। फाइंड VA minus VB if first dI by dt is equal to plus 3 amps per second dI by dt is equal to minus 3 amps per second। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो इसमें एट शोन स्टेट करंट कितना है, 2 amps है, करंट कितना है 2 amps है, दोनों सीरीज में है। तो ये आइडियल इंडक्टर है, ये है आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर का मतलब उसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। आइडियल इंडक्टर का मतलब उसकी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती है। आइडियल इंडक्टर का मतलब होगा उसकी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो पहले केस में करंट इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 3 amperes per second। दूसरे में करंट किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, 3 amperes per second। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। टेक 2-3 मिनट्स, जस्ट गिव इट अ ट्राई। कल का लास्ट क्वेश्चन और आज का पहला क्वेश्चन ये समझाने की कोशिश कर रहा था।
बेटा 2 लेक्चर्स में चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद एसी करेंगे। एसी और मॉडर्न फिजिक्स दोनों एक साथ स्टार्ट कर लेंगे, या एसी में 3 से 4 दिन लगेंगे, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के बाद हमारे पास वही मेंस का सिलेबस बचेगा। बेटा हमें कोई भी फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, म्यूचुअल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, वही लिखा हुआ है। तो पहले केस में देखते हैं, ये रेजिस्टेंस आर है, ये इंडक्टर है। बेटा ये रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट आई जा रहा है, इसका इंडक्टेंस है एल। तो रेजिस्टेंस में देखना नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होती है, रेजिस्टेंस में नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होती है। बेटा इसके अंदर फ्लक्स नहीं होगा, यहाँ पे हर टर्न के अंदर फ्लक्स होगा, यहाँ पे हर टर्न के अंदर फ्लक्स होगा, फ्लक्स चेंज करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है। तो सबसे पहले लिखते हैं ये क्या है, सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो सबसे पहला नोट करना है इंडक्टर क्या होता है, सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो एक बैटरी की तरह काम करता है, हम इसे इंडक्टर बोलते हैं, बट ये एक बैटरी की तरह काम करता है, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है। तो ध्यान रखना है, इसमें अगर फ्लक्स चेंज करें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसमें होता है ना के बराबर, हम इसके इंडक्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं, बाद में देखेंगे कैसे होता है। तो रेजिस्टेंस की इंडक्टेंस हम नहीं लेते। तो ये इंडक्टर है, ये आइडियल है, तो ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है, पहले केस में, तो इसमें ईएमएफ कैसे आएगी, ऐसे आएगी। अब सॉरी बेटा, ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है, और ये 5 हेनरी है मेरे ख्याल से, ये 5 हेनरी है, और आई है 2 मैं डायग्राम को मिटा दिया था। तो अब बेटा सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है, अब एकदम बेसिक से सोचना, जैसे मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी बता रहा हूँ। तो ये रेजिस्टेंस है, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ईएमएफ इस डायरेक्शन में है, तो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। अगर ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ईएमएफ इस डायरेक्शन में, तो सोर्स ऑफ ईएमएफ को हम कैसे लेंगे, एक बैटरी की तरह। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ को हम कैसे लेंगे, एक बैटरी की तरह। तो बेटा ये रहेगा आर, इसकी इक्विवेलेंट बैटरी डाल देते हैं, तो ईएमएफ इस डायरेक्शन में है, तो बैटरी कैसे आएगी, इस तरह से आएगी। तो ये ईएमएफ कितना आएगा बेटा, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ईएमएफ इतना आएगा, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ईएमएफ कितना आएगा, ईएमएफ विल बी इक्वल टू एल डी बाई डी टी विद माइनस साइन। माइनस को हटाओ क्योंकि आपने डायरेक्शन देख लिया, माइनस को हटा दो क्योंकि आपने डायरेक्शन देख लिया, बाद में हम दूसरे तरीके से करेंगे। पहले हम बिल्कुल इस तरह से करते हैं, ईएमएफ इस डायरेक्शन में आएगा। अभी आइडियल इंडक्टर है तो इसका इंटर रेजिस्टेंस नहीं होगा, आइडियल इंडक्टर है तो इसका इंटर रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो फैराडे लॉ और लेंज लॉ से ईएमएफ का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालिए, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस से हम इसके बाद काम करेंगे। तो ये आएगा एल डी आई बाई डी टी, ये आएगा एल डी आई बाई डी टी। तो एल कितना आएगा 5, डी आई बाई डी टी कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 15 वोल्ट्स। अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे आई कितना जा रहा है 2, यहाँ पे आई कितना जा रहा है 2। तो अपन देख लेते हैं, आई अगर 2 जा रहा है, ये पोटेंशियल माइनस ये कितना आएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये, तो वी ए माइनस वी बी, ये पॉइंट ए और ये बी। तो इसमें से करंट ऐसे जा रहा है, तो ये पोटेंशियल माइनस ये आएगा, ये माइनस ये, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो ये कितना आएगा आई इंटू आर, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस ये पोटेंशियल माइनस ये 15 वोल्ट्स प्लस ये माइनस ये 15 वोल्ट्स। सेकेंड केस में देखते हैं, करंट डिक्रीज कर रहा है, सेकेंड केस में देखते हैं करंट डिक्रीज कर रहा है। तो हम एक बार बेसिक से करना शुरू करते हैं, यहाँ पे करंट आई है और करंट क्या कर रहा है डिक्रीज, और करंट क्या कर रहा है डिक्रीज। अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ इस डायरेक्शन में आएगी, तो एल डी आई बाई टी माइनस है, माइनस का मतलब इसकी जगह ऑपोजिट। तो बेटा वैसे ईएमएफ क्या थी, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो अपन ईएमएफ की डायरेक्शन देख लेते हैं, करंट डिक्रीज कर रहा है, ईएमएफ इस डायरेक्शन में आएगी, तो आइडियल सोर्स ऑफ ईएमएफ है, तो ये आइडियल सोर्स ऑफ ईएमएफ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे बेटा, अगर ईएमएफ ऐसे है तो ऐसे आएगा, ये रहेगा आर कितना था 10 ओम, आर कितना था 10 ओम, करंट कितना था 2 एम्पियर, डिक्रीज कर रहा था, तो यहाँ पे ईएमएफ कितनी आएगी एल डी आई बाई डी टी, तो ये कितना आ जाएगा 15 वोल्ट, ये कितना आ जाएगा 15 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल माइनस ये कितना आएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये, तो ये वी ए माइनस वी बी,
वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा बेटे, ये पोटेंशियल माइनस ये 20 वोल्ट्स माइनस 15 वोल्ट्स, तो ये कितना आ जाएगा 5 वोल्ट्स। तो यहाँ पे बस एक ही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी इंडक्टर है वो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है। सोर्स ऑफ ईएमएफ को सोचने के लिए एक बैटरी का जानना बहुत ज़रूरी है, पर हम इसको बार बार ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको बार बार ऐसे नहीं करेंगे। हमने सीधा इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिख लिया, हमने सीधा इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिख लिया। तो सबसे बढ़िया सोचने का तरीका रहता है, इंडक्टर को हम एक बैटरी मान लें तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसा समझने के लिए कर सकते हो, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा वक्त लगता है। कंसेप्चुअली ये सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि कई जगह इसको छोड़ के कोई दूसरा उपाय बचेगा नहीं, क्योंकि जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, वो एक पैसिव एलिमेंट नहीं है। ये एक पैसिव एलिमेंट है, ये एक पैसिव एलिमेंट है, वो एक्टिव एलिमेंट है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, अभी एक चीज देखते हैं, इन शोन सर्किट current I is equal to increasing at rate dI/dt is equal to plus 10 amps per second. Find PD across P and Q. बेटे R है 5 ओम, यहाँ पे एक आइडल बैटरी डाली हुई है 4 वोल्ट की, यहाँ पे एक आइडल बैटरी डाली हुई है 4 वोल्ट की, और किसी भी शॉर्ट इंस्टेंट पे आई दिया हुआ है 3 एम्प्स, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो इसके क्रॉस जब भी PD लिखना है तो ये पोटेंशियल माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये हमें करना आता है। तो बस ये दोनों चीज़ें याद कीजिएगा, ये दोनों चीज़ें याद कीजिएगा। बेटा यहाँ पे करंट I है, ये पॉइंट A है और ये B है। तो इंडक्टर के लिए आपको क्या याद रखना है, तो इसमें अपने करंट की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो सेल्फ ईएमएफ है, अपने करंट की वजह से जो फ्लक्स होगा वो सेल्फ ईएमएफ है, वो LI है। तो यहाँ पे हम किसी दूसरे फ्लक्स की वजह से नहीं लिख रहे, इसके अपने फ्लक्स की वजह से लिख रहे हैं, ये आइसोलेटेड है। तो इसमें VA माइनस VB, तो बेटा हमेशा करंट की डायरेक्शन में, ये पोटेंशियल माइनस ये लेना है, ये पोटेंशियल माइनस ये कितना आएगा L dI/dt। ऐसा क्यों है, अगर ये करंट इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ इस डायरेक्शन में A हाई पोटेंशियल पे B लोअर पोटेंशियल पे, ऐसा क्यों है, इसका रीजन बता रहा हूँ। अगर करंट ऐसे इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ इस डायरेक्शन में आएगा सेल्फ, तो हाई पोटेंशियल पे आएगा, लोअर पोटेंशियल पे आएगा, तो V माइनस VB पॉजिटिव आना चाहिए, V माइनस VB। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है dI/dt पॉजिटिव है तो LdI/dt होगा। अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ उस डायरेक्शन में B हाई पोटेंशियल पे आना चाहिए, A लोअर पे, तो V माइनस VB नेगेटिव होगा। तो करंट डिक्रीज कर रहा है, dI/dt नेगेटिव है। तो इंडक्टर के लिए आपको ये हमेशा याद करना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ये क्या होगा, ये माइनस ये हमेशा करंट की डायरेक्शन में जाना है, ये पोटेंशियल माइनस ये कितना आ जाएगा I into R, तो ये कितना हो जाएगा I into R कितना हो जाएगा 15 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा VP माइनस VQ, ये कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल माइनस ये प्लस ये माइनस ये, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क। इसमें नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क। तो इसमें नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे है, तो ये पोटेंशियल माइनस ये प्लस कितना आ जाएगा, और इसमें करंट ऐसे है, इसमें करंट ऐसे है, और करंट इंक्रीज कर रहा है, तो बेटा ये पोटेंशियल माइनस ये करंट की डायरेक्शन में कितना आएगा LdI/dt, करंट की डायरेक्शन में कितना आएगा LdI/dt, तो ये आ जाएगा L को लिख देते हैं 6 हेनरी, L को लिख देते हैं 6 हेनरी, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू dI/dt, 6 इंटू dI/dt इंटू 10, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 60 75 79 वोल्ट्स, 79 वोल्ट्स। तो अब मैं दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस लेने हैं, यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस लेने हैं। दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप 2 पॉइंट्स पीछे पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा।
फाइंड पी डी वी ए माइनस वी बी इफ फर्स्ट डी बाई डी टी इज इक्वल टू 4 amps per second, second डी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 3 amps per second, माइनस 3 amps per second। तो इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस अभी और करने बचे हैं। द शोन इंडक्टर इज आइडियल, द शोन इंडक्टर इज आइडियल, the shown inductor is ideal, 3 ohms, 10 volt, 5 ohm। नॉन आइडियल बैटरी है। आगे मैं नॉन आइडियल इंडक्टर लूंगा, उसी के लिए हिंट दे रहा हूँ, उसी के लिए हिंट दे रहा हूँ। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है और ये आई एट शोन मोमेंट है 4 एम्पियर। ये L है 3 हेनरी। इंडक्टर की ऐसे यूनिट होती है हेनरीज में, इंडक्टर की ऐसे यूनिट होती है हेनरीज में। दोनों केस में आंसर निकालेगा और मुझे 2 मिनट का वक्त देगा। बेटा यहाँ पे पहले केस में ये आइडियल इंडक्टर है, ये पोटेंशियल माइनस ये आएगा वी ए माइनस वी बी, पहले केस में आएगा 3 इंटू आई यानी कि 12 वोल्ट। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है,
ये पोटेंशियल माइनस ये बेटा ई प्लस आई आर आएगा, ई प्लस आई आर आएगा। ये कितना आएगा 10 प्लस 5 इंटू 4। यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है तो ये पोटेंशियल माइनस ये, करंट अगर ऐसे जा रहा है ये पोटेंशियल माइनस ये, एल डी आई बाई डी लिखना है, एल डी आई बाई डी लिखना है। तो एल कितना आएगा 3 डी आई बाई डी टी 4 है तो इंटू 4। इसी चीज़ पे हमें डाउट है। तो इसमें अगर करंट ऐसे जा रहा है और करंट बढ़ रहा है तो ईएमएफ ऐसे आएगी, ये हाई पोटेंशियल पे रहेगा, लोअर पे रहेगा, ये माइनस ये पॉजिटिव आएगा, उसको चेक करना है। सेकंड केस में वी ए माइनस वी बी कितना आएगा 3 इंटू 4 12। करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंड करता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस करंट के रेट पे डिपेंड करता है। तो आई ऐसे जा रहा है तो बैटरी कौन से मोड में है बेटा, चार्जिंग मोड में है। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे होती है, अगर बैटरी ऐसे है तो पोटेंशियल डिफरेंस ई प्लस आई आर आएगा, ई प्लस आई आर आएगा। ई कितना आएगा 10 प्लस 5 इंटू 4। यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है और डिक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये पोटेंशियल माइनस ये नेगेटिव आना चाहिए। तो देख लेते हैं एल डी आई बाई डी टी 3 इंटू माइनस 4। तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी नेगेटिव पड़ गया, आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए नॉन आइडियल इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L, ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L। तो यहाँ पे कोई भी इंडक्टर है, नॉन आइडियल इंडक्टर का मतलब होगा इस कॉइल की इंडक्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस भी है और इसका एक रेजिस्टेंस भी है। तो नोट करेंगे आइडियल इंडक्टर हैज जीरो रेजिस्टेंस, आइडियल इंडक्टर हैज जीरो रेजिस्टेंस, आइडियल इंडक्टर हैज जीरो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे करंट आई है, यहाँ पे करंट आई है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेंगे। तो ध्यान रखते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे लेंगे। तो ये है L, इसका इंटू रेजिस्टेंस R, इसका करंट है I। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है। इस पॉइंट को लेते हैं A, इस पॉइंट को लेते हैं B। यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम I is इंक्रीजिंग। I डिक्रीज करेगा तो माइनस आ जाएगा, ईएमएफ की सेंस चेंज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें I इंक्रीज कर रहा है, इसमें ईएमएफ की सेंस में आएगी, इसमें ईएमएफ की सेंस में आएगी, ईएमएफ की सेंस में आएगी। तो ये एक क्या बनेगी, सोर्स ऑफ ईएमएफ को कैसे मान सकते हैं, बैटरी। सोर्स ऑफ ईएमएफ को कैसे मान सकते हैं, बैटरी। तो ईएमएफ की ये सेंस है, ईएमएफ की ये सेंस है, ये ईएमएफ बनेगी इस तरह से। तो ईएमएफ ऐसे आएगी, ये ईएमएफ कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ये ईएमएफ कैसे बनेगी और इसका ईएमएफ कितना आएगा, इसका ईएमएफ कितना आएगा एल डी आई बाई डी टी। तो बिल्कुल सही है, आई को इंक्रीज करता क्यों लिया, आई को इंक्रीज करता क्यों लिया मैंने, ताकि डी आई बाई डी पॉजिटिव है। आई को इंक्रीज करता क्यों लिया, तो आई इंक्रीज करेगा, ईएमएफ ऐसे आएगी, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे आएगी। तो इस सोर्स ऑफ ईएमएफ की ईएमएफ कितनी आएगी, ईएमएफ आएगी यहाँ पे। तो बेटा मैंने साइन हटा के ईएमएफ एक्चुअली माइनस एल डी बाई डी आती है, माइनस क्या रहता है साइन। तो डी आई बाई डी पॉजिटिव है, इसकी ईएमएफ सेंस में आएगी, इसकी ईएमएफ सेंस में आएगी। और एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इसका इंटर रेजिस्टेंस इतना है, इसका इंटर रेजिस्टेंस कितना है, इतना है। इसमें करंट कैसे जा रहा है, इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसमें करंट कैसे जा रहा है। तो कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ को, तो कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ को हम कैसे ले सकते हैं, कोई भी हम सोर्स ऑफ ईएमएफ को कैसे ले सकते हैं, ईएमएफ एंड इंटर रेजिस्टेंस आर। तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो ध्यान रखिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये एक नॉन आइडियल इंडक्टर है, ये एक नॉन आइडियल इंडक्टर है, मैं एक डेरिवेशन कर रहा हूँ, ये एक नॉन आइडियल इंडक्टर है, ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है। इस सोर्स ऑफ ईएमएफ की इंटर रेजिस्टेंस भी आएगी। तो बैटरी की जब भी इंटर रेजिस्टेंस होती है हम उसे क्या लेते हैं, बैटरी और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, बैटरी और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो हम यहाँ पे इसको सीधा सीधा ईएमएफ लिखने के बजाय हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक नॉन आइडियल सोर्स आएगा ईएमएफ का। नॉन आइडियल सोर्स क्या होगा, आइडियल सोर्स प्लस रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, एक आइडियल इंडक्टर
और रेजिस्टेंस इन सीरीज, एक आइडियल इंडक्टर और रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो कोई भी एक नॉन आइडियल इंडक्टर है, तो एनी नॉन आइडियल इंडक्टर कैन बी टेकन एज आइडियल इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। ऐसा क्यों है? अगर ये आइडियल इंडक्टर होता है, इसकी रेजिस्टेंस नहीं होती, ये जस्ट एक आइडियल सोर्स ऑफ ईएमएफ होता, ये एक आइडियल सोर्स ऑफ ईएमएफ होता। मैं इसलिए इसको सोर्स ऑफ ईएमएफ बोल रहा था इतनी देर से। अब नॉन आइडियल है तो इसकी इंटू रेजिस्टेंस भी है। तो एक नॉन आइडियल बैटरी को कैसे लेते हैं? आइडियल बैटरी प्लस रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये आइडियल बैटरी हो जाएगा आइडियल इंडक्टर। तो बेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए नॉन आइडियल इंडक्टर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉन आइडियल इंडक्टर इज आइडियल इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये है नॉन आइडियल, ये कितना आ जाएगा? आइडियल इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये बुक्स में लिखा होता है, कोई भी नॉन आइडियल इंडक्टर को आइडियल इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस इन सीरीज ले सकते हैं। क्यों लेते हैं? इसका कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। इसमें ईएमएफ जनरेट होगी, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ का इंटू रेजिस्टेंस भी है। तो इसको एक आइडियल सोर्स और इंटू रेजिस्टेंस को बाहर निकाल देते हैं, दोनों को सीरीज में लेते हैं। तो आइडियल सोर्स क्या हो जाएगा? आइडियल इंडक्टर। तो आइडियल सोर्स क्या हो जाएगा? आइडियल इंडक्टर। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, तो इसको हम ले सकते हैं, इसको हम इस तरह से ले सकते हैं। तो बस ये लास्ट एग्जाम्पल कर लीजिए, इसके बाद हम एलआर सर्किट्स करते हैं। तो हमारे सिलेबस में क्या क्या बचा हुआ है इंडक्शन में? तो कल का लेक्चर और मैक्सिमम एक लेक्चर और लगेगा, सेल्फ इंडक्टर सर्किट्स, और बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे मैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है, तो ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये रेजिस्टेंस 5 ओम है, ये बैटरी 2 वोल्ट, इसका इंटर रेजिस्टेंस 1 ओम, ये एक इंडक्टर है 3 हेनरी 5 ओम, नॉन लाइन इंडक्टर है, इस कॉइल की रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पे करंट जा रहा है 2 एम्पियर्स, करंट इज इंक्रीजिंग एट रेट एट शोन instant di/dt is equal to -4 amperes per second, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। फाइंड पोटेंशियल P माइनस पोटेंशियल Q। तो हमने बाकी सारी चीज़ें देख रखी है। अब इंडक्टर को हमें कैसे डील करना है? बेटा यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। आइडियल इंडक्टर क्रॉस PD, LDI/dt, कौन से पॉइंट माइनस कौन से पॉइंट का पोटेंशियल, जिस पॉइंट से करंट जा रहा है माइनस जिस पॉइंट से करंट निकल रहा है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? LDI/dt। तो यहाँ पे अपन देख लेंगे इसको क्या करना है, 5 ओम, ये आ जाएगा 2 वोल्ट, ये आ जाएगा 1 ओम। नॉन आइडियल बैटरी को इस तरह से करेंगे, ये भी एक बैटरी है, ये 3 हेनरी, और ये कितना आ जाएगा? 5 ओम। तो ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। अब पोटेंशियल डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं। करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। तो ये पोटेंशियल माइनस ये आएगा, ये माइनस ये, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हायर ये लोअर, तो Vp माइनस Vq, ये कितना आएगा? 10, ये माइनस ये, फिर -2 आएगा, ये माइनस ये हाई पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे, ये पोटेंशियल माइनस ये, कितना आएगा? -2 प्लस ये माइनस ये, 1 × 5 प्लस ये माइनस ये, करंट ऐसे जा रहा है, ये माइनस ये पोटेंशियल माइनस ये, कितना आएगा? LDI/dt, L कितना आएगा? 3, di/dt कितना है? -4 प्लस यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, ये पोटेंशियल माइनस ये कितना आएगा? 5 × 4, तो ये कितना आ जाएगा? 10 - 2, ये कितना आ जाएगा? 10 + 15, 15 + 20, 35 - 14, तो ये कितना आ जाएगा? 35 - 14, तो
तो ये आ जाएगा 21 वोल्ट्स, ये आ जाएगा 21 वोल्ट्स। तो बेटा अब सिंपल से एलआर सर्किट्स करना शुरू करते हैं। अब सिंपल से एलआर सर्किट्स करना शुरू करते हैं। अब देखते हैं इंडक्टर का रोल क्या है। अब हम देखना शुरू करते हैं इंडक्टर का रोल क्या है। बेटा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ तो हम देखना शुरू करते हैं इंडक्टर का रोल क्या है। तो एक अजीब सा एग्जांपल लेता हूँ पहले। एक आइडियल बैटरी है, ये मैं करके दिखा रहा हूँ, ऐसे कभी नहीं करना होता है तो इसको नोट मत कीजिएगा। ये एक आइडियल बैटरी है, इसका ईएमएफ है ई, यहाँ पे की लगी है और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो पहले एग्जांपल ये लूँगा, बाद में रेजिस्टेंस करके लूँगा। तो जैसे की को प्रेस करता हूँ, सर्किट में रेजिस्टेंस 0 है, की को प्रेस करते ही करंट इमीडिएटली E/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर इसे की को प्रेस करता हूँ, की को प्रेस करते ही करंट इमीडिएटली 0 टू E/R आएगा। R 0 है तो करंट 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे की को बढ़ते ही बेटा करंट स्टेडी स्टेट में आ जाता है, करंट एकदम स्टेडी स्टेट में आ जाता है। बट बीच में अगर कैपेसिटर होता है, करंट पहले ज़्यादा होता है, धीरे धीरे करके कम हो जाता है। अब देखते हैं इंडक्टर डालेंगे तो क्या होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इन शोन सर्किट inductor and cell both are ideal. Key is switched on at t is equal to 0. Find current as function of time. यहाँ पे एक आइडियल बैटरी है, इसका ईएमएफ ई है, ये एक की है, यहाँ पे एक आइडियल इंडक्टर दे दिया है, यहाँ पे एक आइडियल इंडक्टर दे दिया एल। की को स्विच ऑन करते ही हमें करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। अब पहले इसको बेसिकली सीधे से देख लेते हैं। बेटा ये करंट ऐसे सेंड करेगा, ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये ईएमएफ इस तरह से करेगा, करंट की ग्रोथ को अपोज करेगा। तो रेजिस्टेंस किसको अपोज करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। रेजिस्टेंस किसको अपोज करता है, करंट को। रेजिस्टेंस विल अपोज करना। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को डिक्रीज करता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट को डिक्रीज करेगा। इंडक्टर क्या करता है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो ये करंट को अपोज नहीं करेगा। आइडियल इंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं है तो ये करंट को अपोज नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब करंट बढ़ेगा तो ईएमएफ जनरेट होगी, वो ईएमएफ करंट के बढ़ने को रोकेगी। तो रोल ऑफ इंडक्टर इज टू अपोज द चेंज इन करंट। देखते हैं कैसे। तो बेटा अगर करंट कांस्टेंट रहेगा तो इसमें ईएमएफ आएगी 0, ये कोई भी काम नहीं करेगा। दिस इज नॉट द सोर्स ऑफ ईएमएफ। इसमें करंट बढ़ेगा तो ईएमएफ ऐसे जनरेट करेगा, करंट ऐसे घटेगा तो ईएमएफ ऐसे जनरेट करेगा। तो करंट घटेगा तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, करंट बढ़ेगा तो उसे घटाने की कोशिश करेगा। तो इंडक्टर विल अपोज द चेंज इन करंट और बेसिकली अपोज द चेंज इन फ्लक्स। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, रोल ऑफ इंडक्टर इज टू अपोज चेंज इन फ्लक्स। अभी इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। जैसे ही स्विच ऑन किया ये इंडक्टर है, ये ईएमएफ एल है। बेटा एट एनी टाइम टी, तो इसमें करंट कितना होगा, ये करंट ऐसे भेजने की कोशिश करेगा। तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाते हैं, ये पोटेंशियल माइनस ये कितना आएगा, ये माइनस ये। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये पोटेंशियल माइनस ये आएगा और ये पोटेंशियल माइनस ये कितना आएगा। दिस विल बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी।
तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, ई और एल कांस्टेंट है, तो di/dt कितना आ जाएगा, E/L। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, I विल बी इक्वल टू E/L इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट। तो t इक्वल टू 0 पे करंट कितना था, 0। t इक्वल टू 0 पे तो टाइम के साथ करंट बढ़ता जा रहा है, हम देखते हैं टाइम के साथ करंट बढ़ता जा रहा है। तो पहले तो करंट नहीं था, तो कांस्टेंट कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे देखते हैं करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम कैसे आएगा, करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम कैसे आएगा, ये आएगा, ये थीटा, tan थीटा कितना आ जाएगा, E/L। tan थीटा कितना आ जाएगा, E/L। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर इंडक्टर नहीं होता करंट एकदम से इन्फिनिटी पे जाता, करंट एकदम से इन्फिनिटी पे जाता, अब स्लोली इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो हम देख सकते हैं इंडक्टर क्या कर रहा है, करंट की ग्रोथ को अपोज कर रहा है। अगर ये नहीं होता करंट एकदम से इन्फिनिटी पे जाता, बट ये इन्फिनिटी में करंट एकदम से इन्फिनिटी पे जाता। तो हमने यहाँ पे देखा है रोल ऑफ कंडक्टर इज टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स। तो यहाँ पे फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, करंट बढ़ने की वजह से। तो ये करंट भेजने की कोशिश करता है, करंट 0 से तो बढ़ेगा ही, तो ये करंट की ग्रोथ को अपोज करता है, ये करंट की ग्रोथ को अपोज करता है। फिर हम एलआर सर्किट्स का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो हम देखना शुरू करते हैं एलआर सर्किट्स। तो इंडक्टर का रोल है फ्लक्स को अपोज करना। तो बेटा अब देखते हैं ग्रोथ एलआर सर्किट, ये दिख रहा है, हाँ, ग्रोथ एलआर सर्किट। ग्रोथ एलआर सर्किट। अब बेटा यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्चुनेटली डी/dt हमेशा इसके क्रॉस सिमिलर है, फॉर्चुनेटली डी/dt कांस्टेंट है। बेटा ये एक आइडियल सेल है, ये एक आइडियल सेल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R लगाया हुआ है और यहाँ पे एक आइडियल इंडक्टेंस लगाया हुआ है L। ये की इज प्रेस्ड एट t इज इक्वल टू 0। फाइंड करंट इन सर्किट एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो अपन यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट की बी प्रेस्ड एट t is equal to 0 at any time t, at any time t। ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस R है और ये इंडक्टर है। अब बैटरी है तो करंट तो ऐसे आएगा, किसी भी टाइम t पे करंट ऐसे आएगा, ये EMF E है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये पोटेंशियल माइनस ये, बेटा ये E के बराबर आएगा, ये पोटेंशियल माइनस ये कितना आएगा। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया वर्क इस पाथ से सेम होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी फोर्स का वर्क होता है, तो वर्क जो थ्योरम से यूज करेंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया वर्क पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल माइनस ये पॉजिटिव आएगा। फिर भी करो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से इस पाथ से आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया वर्क। तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये पोटेंशियल माइनस ये प्लस ये माइनस ये पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल माइनस ये क्या आएगा, ये पोटेंशियल माइनस ये प्लस ये माइनस ये। तो ये पोटेंशियल माइनस ये कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू IR प्लस, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ये पोटेंशियल माइनस ए कितना आएगा प्लस L di/dt प्लस कितना आ जाएगा L di/dt। अब इसको सॉल्व करना है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है बिल्कुल RC सर्किट की तरह। तो मैं इसको करके सीधा आंसर लिखूंगा, मैं इसको पहले करके सीधा आंसर लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, L
डी बाई डी टी कितना आएगा, ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी कितना आ जाएगा, ई बाई एल, ई बाई एल माइनस आई आर बाई एल, आई आर बाई एल। अब मुझे इंटीग्रेट करना है, आप लोग इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, मेरे साथ वही प्रॉब्लम है जो शुरू में रहती है। तो मैं आई को क्या डाल देता हूँ, आई के साथ आई आर डाल देता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ बेटा, दिस विल बी इक्वल टू ई माइनस आई आर बाई एल, इसको करता हूँ ई माइनस आई आर बाई एल। यहाँ पे करने के लिए तो बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ डी ऑफ ई माइनस आई आर बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ आई है। डी आई की जगह ई माइनस आई आर लिखता हूँ, ई कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, तो बेटा यहाँ पे डालूंगा माइनस वन बाई आर। तो डी आई बाई डी की जगह मैंने डी ई माइनस आई आर लिख दिया। ये कितना आएगा, ई माइनस आई आर बाई एल, ई माइनस आई आर बाई एल। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं डी ऑफ ई माइनस आई आर बाई ई माइनस आई आर, बेटा डी वाई बाई उससे ऐसे किया है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू डी टी, दिस विल बी इक्वल टू आर एल माइनस डी टी। तो ये भी दिखाई देगा लॉग में, अब ये दिखाई देगा लॉग में। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना होगा, 0। किसी भी टाइम t पे करंट कितना होगा, i, किसी भी टाइम t पे करंट कितना होगा, i। तो यहाँ पे i के लिए सॉल्व करेंगे और i की वैल्यू आएगी बिल्कुल कैपेसिटर की तरह, i नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आर टी बाई एल, टी के साथ आर आएगा, टी के साथ आर आएगा, टी के साथ आर आएगा, और ये आई नॉट आएगा, और ये आई नॉट आएगा, ये आई नॉट आएगा ई बाई आर। तो इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ से इंटीग्रेट कीजिएगा, तो बेटे काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है, यहाँ से इंटीग्रेट कीजिएगा और ये देखिएगा करंट कैसे आ रहा है, किसी भी टाइम पे करंट कैसे आएगा। तो बेटा बिल्कुल आरसी सर्किट की तरह, जैसे चार्ज की इक्वेशन थी, ये करंट की इक्वेशन है, ये करंट की इक्वेशन है। बेटा देखना ये कुछ t इज इक्वल टू 0 पे करंट 0 है, हाँ t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये करंट की इक्वेशन आ गई है, बिल्कुल सही है। t इज इक्वल टू 0 पे करंट, तो फिर से देखते हैं। तो बेटा अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस नहीं होता तो करंट एकदम ई बाई आर पे आता, इंडक्टर डालने से क्या होता है, करंट की ग्रोथ को अपोज करता है, करंट की ग्रोथ को स्लो कर देता है, तो यहाँ पे देखते हैं, करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम कैसे आएगा, इस तरह से आएगा, एसिम्प्टोटिक ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे कितना आएगा, ई नॉट बाई आर। तो देखते हैं इंडक्टर ने क्या किया है। अगर इंडक्टर नहीं होता इसको स्विच करते हैं, करंट एकदम से ई नॉट बाई आर पे आता, अभी आपने क्या डाल दिया, बीच में इंडक्टर डाल दिया, तो इंडक्टर बाकी कुछ नहीं करता है, इंडक्टर क्या करेगा, करंट की चेंज को अपोज करेगा। करंट अगर घट रहा है धीरे से घटाएगा, करंट अगर बढ़ रहा है उसका बढ़ना धीरे कर देगा, करंट अगर घट रहा है तो उसका घटना धीरे कर देगा, करंट अगर बढ़ रहा है तो ये करंट को अपोज नहीं करेगा, फाइनल करंट तो उतना ही रहेगा, ई नॉट बाई आर, इंडक्टर हो या ना हो। बेटा यहाँ पे मैं इंडक्टर सीरीज पैरेलल में देखने हैं, तो इंडक्टर के सर्किट कल करूँगा, इंडक्टर सीरीज पैरेलल और बाकी जो भी है सेल्फ और म्यूचुअल, तो एक लेक्चर बाद आज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हाँ इस वीक में पूरा खत्म हो जाएगा।
तो बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पे ख़त्म नहीं करते, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे इसको। एक एग्जांपल लेते हैं। बेटे की है, अब इस बात को ध्यान से सुनना। इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L2। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, कपलिंग। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, कपलिंग, इसको ध्यान से सुनना है। सर्किट्स जब हम ड्रॉ करते हैं, सर्किट्स जब हम प्रैक्टिकली बनाते हैं, इस इंडक्टर में जब भी करंट जाता है, इसकी वजह से फील्ड आसपास भी आ जाती है, इसकी वजह से फील्ड आसपास भी आ जाती है। तो इसके करंट की वजह से फील्ड इसमें भी आ जाएगी, इसके करंट की वजह से फील्ड इसमें भी आ जाएगी। तो सर्किट्स जब भी हम डिज़ाइन करते हैं, सर्किट्स हम जब भी डिज़ाइन करते हैं, तो इसके करंट की वजह से इसमें तो फील्ड आएगी, इसके करंट की वजह से इसमें फील्ड आ जाएगी। तो इसमें फ्लक्स सेल्फ भी आएगा, म्यूचुअल भी आएगा, बट मैंने सेल्फ इंडक्टेंस दे रखी है। तो जब भी हम सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं बेटा, इसको ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि इसका फ्लक्स दूसरे में ना जाए, क्योंकि दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। तो इसको हम आइसोलेट कर देते हैं, इसको हम आइसोलेट कर देते हैं। तो जब भी सर्किट्स में इंडक्टर दिखाई देंगे, जब भी सर्किट्स में इंडक्टर दिखाई देंगे, इसमें इसी का फ्लक्स मानेंगे, इसमें इसी का फ्लक्स मानेंगे। तो यहाँ पे नोट करते हैं, यहाँ पे हम नोट करते हैं, इन सर्किट्स ऑल इंडक्टर्स आर आइसोलेटेड, ऑल इंडक्टर्स आर आइसोलेटेड। क्योंकि आगे हमें पढ़ना है एक इंडक्टर का दूसरे पे इफेक्ट। तो सर्किट्स में जब भी इंडक्टर्स होंगे, हर एक में उसका सेल्फ फ्लक्स ही आएगा, म्यूचुअल नहीं लेना है, म्यूचुअल नहीं लेना है। इसका मतलब इन सर्किट्स में, इन जनरली बोल रहा हूँ, इन सर्किट्स ऑल इंडक्टर्स आर आइसोलेटेड, ऑल इंडक्टर्स आर आइसोलेटेड। इसमें जो फ्लक्स आएगा इसका अपना आएगा, इसमें जो फ्लक्स आएगा इसका अपना आएगा। की इज प्रेजेंट, की इज pressed at t is equal to 0. Find current in both inductors as function of time. तो मैंने जानबूझ के इंडक्टर्स पहले में दे दिए। सीरीज वाला बहुत इजी रहता है, दोनों के थ्रू करंट सेम फ्लो करेगा। सीरीज वाला बहुत इजी रहता है, दोनों के थ्रू करंट सेम फ्लो करेगा। तो बेटा ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट भी दे देता हूँ। फर्स्ट पार्ट पहले कर लीजिएगा, सीरीज पैरेलल दोनों डाल देता हूँ। बेटा ये R, ये इंडक्टर L1, ये इंडक्टर L2, ये पहला क्वेश्चन है, इसका EMF E। तो बेटा पहला वाला आप कर लीजिए, पहला वाला आप कर लीजिए कि फाइंड करंट इन बोथ इंडक्टर्स एज फंक्शन ऑफ टाइम इन केस 1 and 2, इन केस 1 and 2। तो बेटा जब भी सर्किट्स में होंगे, हर इंडक्टर को आइसोलेट लेना है, एक ही मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में नहीं जाएगी। जब तक वो आपको बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो इंडक्टर जब भी बोलेंगे ऐसा नहीं करना है, वो करने के लिए क्या बोलेंगे मैं आपको क्वेश्चंस देके बताऊंगा। तो बेटा पहला वाला तो मैं करके हिंट देके छोड़ देता हूँ, पहला वाला तो मैं हिंट देके छोड़ देता हूँ, दूसरे को मैं पूरा कर देता हूँ। तो आज की क्लास इसके बाद हम खत्म कर देंगे, आज की क्लास इसके बाद हम खत्म कर देंगे। तो बेटा जैसे ही जाएगा किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे अगर ये इंडक्टर आइसोलेटेड है, बेटा ये R यहाँ से करंट जाएगा I, ये L1, ये L2। बेटा ये अगर सोलेनॉइड होती, इसकी फील्ड बाहर तक आती, बट सर्किट्स में हम नहीं लेंगे। तो इसमें फ्लक्स इसका अपना भी होता है, इसका भी होता है, उसे बोलते हैं कपलिंग। तो सर्किट्स में हम हर इंडक्टर को अनकपल्ड लेते हैं, अनकपल्ड लेते हैं। तो इसके लिए हम कुछ करते हैं, इसके लिए कोटिंग आती है, इसके लिए कोटिंग आती है, वो लगा देते हैं ताकि उसकी फील्ड बाहर ना जाए। एक कोटिंग आती है, उसको लगा देते हैं ताकि फील्ड बाहर ना जाए। सर्किट्स में ऐसे यूज़ करते हैं, नहीं तो सर्किट्स माल फंक्शन करेंगे, नहीं तो कोई किसी को भी परेशान कर सकता है। सर्किट्स माल फंक्शन करते हैं, तो ये सर्किट्स में हमेशा ऐसे किया जाता है। ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है,
तो बेटा यहाँ पे करेंगे ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल माइनस ये कितना आएगा, ई इज इक्वल टू ये पोटेंशियल माइनस ये कितना आ जाएगा, आई आर प्लस ये पोटेंशियल माइनस ये प्लस ये माइनस ये कितना आ जाएगा, L1 डी बाई डी टी प्लस L2 डी बाई डी टी। तो ये सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो ये कितना आ जाएगा, आई आर प्लस L1 प्लस L2 इंटू डी आई बाई डी टी। तो इंडक्टर्स जब भी सीरीज में हो किस तरह से बिहेव करते हैं, रेजिस्टेंस की तरह। इंडक्टर्स जब भी सीरीज में हो तो किस तरह से बिहेव करते हैं, रेजिस्टेंस की तरह। तो बेटा पिछला क्वेश्चन बन गया, तो यहाँ पे तो आई क्या आएगा, तो बेटा यहाँ पे आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर टी बाई L1 प्लस L2। तो इसका आंसर तो L की जगह L1 प्लस L2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं L इफेक्टिव, L इफेक्टिव, L इफेक्टिव कितना आ जाएगा, L1 प्लस L2। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आई विल बी इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर टी बाई L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, तो साफ दिखाई दे रहा है दोनों इंडक्टर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की तरह। अब बेटा सेकंड वाला पार्ट करते हैं, सेकंड वाला पार्ट करते हैं किस भी टाइम पे। तो पहले में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सेकंड वाला पार्ट करते हैं एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे अगर ये रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे इंडक्टर है और यहाँ पे ये इंडक्टर है, बेटा यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, यहाँ से कर रहा है I1 और यहाँ से कर रहा है I2, ये L1 और ये L2। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सर्किट्स में इंडक्टर्स आइसोलेट लेते हैं, हर इंडक्टर में अपने करंट का फ्लक्स लेते हैं, दूसरे करंट का फ्लक्स नहीं लेते, सर्किट्स में आइसोलेट करके रखते हैं। ये कॉमन तरीका है सर्किट डिज़ाइन का। तो यहाँ पे EMF E है, तो पहला हम एक काम कर लेते हैं बेटा, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएंगे, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएंगे। तो हम पहले एक काम कर लेते हैं, L1 di1 बाई dt कितना आ जाएगा, L2 di2 बाई dt। यहाँ पे किसी भी टाइप पे करंट I1 है, ये I2 है, तो I कितना आएगा, I1 प्लस I2। I कितना आएगा, I1 प्लस I2। तो यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, तो यहाँ का करंट भी 0 से बढ़ेगा, यहाँ का भी 0 से बढ़ेगा, तो यहाँ का भी 0 से बढ़ेगा, यहाँ का भी 0 से बढ़ेगा। जैसे हमने की को स्विच ऑन किया, दोनों में करंट 0 था स्विच ऑन करने से पहले, तो जस्ट स्विच ऑन करते दोनों में करंट 0 था। जैसे स्विच ऑन किया कुछ टाइम बाद इसमें करंट I1 आया, इसमें I2 आया। इसमें करंट कहाँ से कहाँ तक चेंज किया, इसमें करंट कहाँ से कहाँ तक चेंज किया, 0 टू I1, इसमें कहाँ से कहाँ तक चेंज किया, 0 टू I2। तो अब ये दोनों काट दो, तो इसको लिख दो L1 di1 इज इक्वल टू L2 di2, L2 di2। तो उसके बाद यहाँ पे हम इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं, यहाँ पे हम इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा L1 di1, ये आ जाएगा L2 di2। इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा, ये करंट कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा उस टाइम पे, 0 से I2। ये करंट कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, 0 टू I1। dy को इंटीग्रेट करना है, डेल्टा बाई होता है, dy को इंटीग्रेट करना है, डेल्टा बाई होता है। तो ये कितना आ जाएगा, L1 I1 विल बी इक्वल टू L2 I2। अब साफ देखो, ये इंडक्टर्स पैरेलल में हैं, दे आर बिहेविंग लाइक रेजिस्टर। ये इंडक्टर्स पैरेलल में हैं, दे आर बिहेविंग लाइक रेजिस्टेंस। ये इंडक्टर्स पैरेलल में हैं, दे आर बिहेविंग लाइक रेजिस्टेंस। तो I कितना आएगा बेटा, I कितना आएगा, I1 प्लस I2। I कितना आएगा, I1 प्लस I2। तो यहाँ पे I1 और I2 को I के टर्म्स में निकालते हैं। I1 और I2 को बेटा L1 L2 I1 I2 किस रेशियो में है, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो I1 कितना आएगा, I1 कितना आएगा, तो बेटा I1 is to I2। तो यहाँ पे देखते हैं I1 is to I2 will be equal to L2 is to L1, L2 is to L1। तो I1 आएगा L2 बाई L1 प्लस L2 इंटू I। I2 आएगा L1 I बाई L1 प्लस L2, I इतना आएगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ निकाल ली, दो इंडक्टर्स जब भी पैरेलल में होंगे
I1 R1 I2 R2 के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे L1 I1 किसके बराबर होगा? L2 I2 L2 I2। तो I1 प्लस I2 की रेशियो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होती है वहाँ पे, यहाँ पे इनवर्स रेशियो ऑफ इंडक्टेंस होगी। तो बेटा यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, ये पोटेंशियल माइनस ये, ये पोटेंशियल माइनस ये कितना होगा? ये पोटेंशियल माइनस ये प्लस ये माइनस ये। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं, ई कितना आएगा बेटा? ये पोटेंशियल माइनस ये प्लस ये माइनस ये, या ये माइनस ये। तो इसको लिख देते हैं I इंटू आर प्लस L1 di1 बाई dt। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IR प्लस L2 di2 बाई dt। तो ये पोटेंशियल माइनस ये आएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये L1 di बाई dt भी लिख सकते हैं या L2 di2 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे I1 डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं I1 डाल देता हूँ। ई कितना आएगा? I इंटू आर प्लस L1 di1 बाई dt, di1 बाई dt। तो ये कितना हो जाएगा? L1 L2 बाई L1 प्लस L2 डी बाई dt। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। L इफेक्टिव कितना आएगा? तो यहाँ पे देख लो L इफेक्टिव कितना आएगा? L इफेक्टिव कितना आएगा? L1 L2 बाई L1 प्लस L2। L इफेक्टिव कितना आएगा? इतना आएगा। तो बेटा यहाँ पे I की इक्वेशन हम साफ साफ लिख सकते हैं। I की इक्वेशन कितनी आएगी? I नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस आर टी बाई L इफेक्टिव। तो यहाँ से हमने क्या सीखा है? इंडक्टर्स सीरीज और पैरेलल में किस तरह से काम करते हैं, दोनों काम साथ में करने हैं। इंडक्टर सीरीज पैरेलल में अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ी है, वो इन सिटू ही हमने काम कर लिया। इंडक्टर्स और रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में बिल्कुल सेम तरीके से ले जाते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से ले जाते हैं। बेटा आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। बेटा ये देख लेना, इस पे है बेटा, इस पे देख लेना youtube.com मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बेटा मैं कुछ दिन बाद साइट पे भी पासवर्ड डाल दूंगा, तो जो क्लास करेंगे जिसका मिस होगा वही देखेंगे, जो क्लास नहीं करेंगे उनके लिए बंद कर दूंगा मैं। जिनको अपनी मर्जी से पढ़ना है वो अपनी मर्जी से ही पढ़े, दूसरे पे अपनी मर्जी ना ला दे। youtube.com सी फिजिक्स OBH। बेटा यहाँ पे EMI का चैनल देख लेना, यहाँ पे EMI का चैनल देखना साक्षी बेटा, EMI का चैनल देख लेना, उसमें देख लेना उसको। क्या चाहिए? क्या चाहिए? गुड़िया इस साइड पे है बेटा, बाय बेटा। ऋत्विक बेटा आइडियल इंडक्टर लिए यहाँ पे। ऋत्विक नहीं बेटा अभी चल रहा हूँ, बस क्लास के बाद चल रहा हूँ। ओंकार कल निकल नहीं पाया तो वो गाड़ी वाड़ी बुक नहीं हो पा रही है। ऋत्विक अच्छा बेटा वो मैंने देखा नहीं, कौन से केस में था बोल देना, मैं भी बता देता हूँ।
बेटा नॉन आइडियल में तो एक इंडक्टर एक बैटरी है, तो इंडक्टर और उसके रेजिस्टेंस में करंट तो सेम होगा ना, करंट तो सेम रहेगा बेटा दोनों में, क्योंकि नॉन आइडियल बैटरी इस तरह से होगी ना बेटा। नॉन आइडियल इंडक्टर है, ये नॉन आइडियल इंडक्टर है L और R, इसमें करंट I होगा। तो एक बैटरी है, तो एक बैटरी है, तो बेटा बैटरी ऐसे या ऐसे कैसे भी लगेगी, रेजिस्टेंस तो ऐसे लगेगा, बैटरी उल्टी सीधी लग सकती है, बैटरी उल्टी सीधी लग सकती है, करंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ईएमएफ की दोनों डायरेक्शन हो सकती है। तो रेजिस्टेंस की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो दोनों में करंट तो सेम ही फ्लो करेगा ना, सीरीज में होते हैं, पैरेलल में नहीं होंगे बेटा, दोनों सीरीज में होंगे। तो ये समझाने के लिए बोला था कि वो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, सोर्स ऑफ ईएमएफ में आइडियल बैटरी और रेजिस्टेंस सीरीज में लिए जाते हैं। बेटा मैं आज के लेक्चर के साथ ना उसमें होमवर्क भी लिख दूंगा, वहां पे जब अपलोड करूंगा नीचे होमवर्क भी लिख दूंगा।